शाहू महाराज जयंती के अवसर पर मैं भी पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में तो आज का दिन सामाजिक न्याय दिन के रूप में या सामाजिक न्याय के रूप में मनाया जाता है और बहुत सारे लोग संस्थाएं इसके ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। हम लोगों ने सुबह ही पुणे के एक बड़े चौराहे में शाहू महाराज की जयंती के अवसर पर पुणे वासियों को लड्डू बांटने का कार्यक्रम आज हमने किया और एक आनंद व्यक्त किया। निश्चित रूप से शाहू महाराज को सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में देखा जाता है। आपने 2-3 उदाहरण दिए, बलुतेदारी प्रथा का उन्मूलन हो, वतनदारी प्रथा का निर्मूलन हो, ये सब उन्होंने किया। लेकिन उनके व्यक्तित्व को अगर हम देखें, तो वो एक राजा थे। राजघराने से वो आते थे, लेकिन एक राजा होने के बावजूद उन्हें एक जननायक जैसा स्नेह और प्रेम जनता से मिला। और वो सिर्फ उनका जो एक छोटा संस्थान था, कोल्हापुर संस्थान, सिर्फ संस्थान की जनता से नहीं मिला, बल्कि उस समय भी पूरे भारत के या महाराष्ट्र के लोगों से उनको वो स्नेह मिला। क्योंकि जैसे आपने कहा कि उनके व्यक्तित्व के ऊपर उनका जो कर्तृत्व है वो हावी था। साहसी थे, मतलब बचपन में वो साहसी खेल करते थे। उस समय के कानून के अनुसार वो वन्य जीवों की शिकार भी करते थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने समाज परिवर्तन के अनेक मुद्दों के पर काम किया, तो उस समय भी उनका एक साहसी स्वभाव हमें दिखता था। आगे जाने से पहले एक छोटा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अंग्रेज सरकार ने सम्मति विवाह का कानून बहुत बाद में लाया। अभी मुझे वो पूरा साल मालूम नहीं है, लेकिन सम्मति विवाह मतलब शादी करने के समय लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए, और उस मुद्दे को बाल गंगाधर तिलक जी ने विरोध किया था। हमारे धर्म के मामले में हस्तक्षेप है ऐसा कह के विरोध किया था। ये लेकिन उसके पहले लगभग 20 साल पहले शाहू महाराज ने अपने संस्थान में जो विवाह नोंदनी का कानून लाया था, उसमें शादी के समय दूल्हे की और दुल्हन की उम्र क्या होनी चाहिए उसका प्रावधान था। तो इसकी इतना एक दूरदर्शी और साहसी भी थे, मतलब कितना विरोध हुआ होगा उनको। 2-3 मुद्दे हैं उनके कार्यकाल की इम्पोर्टेंट में महत्व जताने के लिए। एक तो शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण को लेकर जो काम उन्होंने किया, वो एक पथदर्शी काम था। समाज के सभी जाति वर्गों के छात्र शिक्षा के प्रवाह में आए। इसलिए शिक्षा का जो कानून उन्होंने बनाया, वो कानून सरकार की जिम्मेदारी, मतलब उनके संस्थान की जिम्मेदारी तो एक तरह से डिफाइन करता ही था, लेकिन जो अभिभावक है उनकी भी जिम्मेदारी वो निश्चित करता था। और उसका काफी असर कोल्हापुर संस्थान के जो ओवरऑल शिक्षा की परिस्थिति थी उस पर पड़ा। दूसरा मुद्दा जो था कि जो व्यवसाय बंदी थी, मनुस्मृति ने या वैदिक ब्राह्मणी धर्म ने जो व्यवसाय बंदी का हथियार चलाया था कि आपका हुनर चाहे कौन सा भी हो, आपकी क्षमताएं चाहे कितनी भी हो, लेकिन आप जिस जाति से आते हो, उस जाति का परंपरागत व्यवसाय छोड़ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसको तोड़ने का एक काम उन्होंने किया और खास करके शूद्र समुदाय के, घुमंतु समुदाय के लोगों को अपने संस्थान के प्रशासन में एक अच्छे जैसे कि मैनेजरियल पोस्ट पे, प्रशासन के पोस्ट पे लाकर एक तरह से उनको स्थापित करने का काम उन्होंने किया। एक बहुत बड़ा काम था। महिलाओं को लेकर 3 कानून उनके संस्थान में बने। उसमें से एक जो मैंने कहा कि विवाह नोंदनी कानून था, जिसमें आयु के बारे में भी थी। दूसरा था विधवा विधवा पुनर्विवाह का कानून। उस जमाने में लगभग 110 साल पहले विधवा के पुनर्विवाह की बात करना और उसको कानूनन सपोर्ट देना, ये कितनी बड़ी बात हो सकती थी। और तीसरा कानून था, ये था जिसे आज हम डोमेस्टिक वायलेंस का कानून कहते हैं। हर तरह का जो अत्याचार महिलाओं के ऊपर 4 दीवारों के बीच होने की संभावना है, उसके खिलाफ उन्होंने कानून बनाया था। तो शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण का काम, जो व्यवसाय बंदी का हथियार मनुस्मृति ने चलाया था, उसको तोड़ने का काम, और महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का काम, इसको कानूनी प्रावधान देना, ये काम उन्होंने किया। और दूसरा
ये सभी सिर्फ कानून बनाकर वो रुके नहीं, कानून बनाने के साथ-साथ उसको अमल में लाने के लिए बजट, संस्थान का बजट और उसको फिर अमल में सही तरीके से लाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, उस पर एक देखरेख खुद उनकी अपनी भी और एक प्रशासकीय व्यवस्था की भी, इस तरीके का काम उन्होंने किया जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि आज भी उनको जनता एक जननायक के रूप में जानती है, सामाजिक न्याय के प्रणेता के स्वरूप में जानती है। तिवारी जी, मैं एक अलग मुद्दा यहाँ रखना चाहता हूँ। मैं बार-बार उस बारे में लिखता हूँ, बोलता हूँ। शाहू महाराज को लेकर एक पुस्तिका एक अभी आई है, समग्र परिवर्तन का विचार उनका, जो मैंने ही लिखी है और अभी प्रकाशित हुई है 1 साल पहले। एक अलग पहलू है उनका और वो मैं संक्षेप में बताऊँगा, फिर आप विषय और अपने तरीके से आप बताइए कैसे जाना है। 1916 में शाहू महाराज ने अपने संस्थान में सहकारिता संस्थाओं के निर्माण को लेकर एक कानून बनाया और सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्री किस तरीके से की जाए उसकी व्यवस्था की थी, रजिस्ट्रार की नियुक्ति की थी, सहकारी संस्थाओं का निर्माण कैसे हो, ये कानून उन्होंने बनाया था। दूसरा, उसी समय या उससे 2 साल पहले अपने संस्थान में इरिगेशन को लेकर एक पॉलिसी उन्होंने डिफाइन की थी। मराठी में जिसको पाटबंधारे धोरण कहते हैं। आप सभी लोग शायद राधानगरी डैम जो है, उसकी कहानी जानते हैं कि उन्होंने राधानगरी डैम को तो अपने जीवन का एक ध्येय माना था और वो राधानगरी डैम आज भी उनके कर्तृत्व की एक साक्ष्य के रूप में खड़ा है और पूरे कोल्हापुर जिले की भूमि को सिंचाई में मदद करता है। लेकिन राधानगरी डैम ये एकमात्र उदाहरण नहीं था। उसके पीछे वो इरिगेशन की पॉलिसी थी। एक इरिगेशन ऑफिसर की नियुक्ति की थी और लगभग 40 छोटे-छोटे डैम हैं और उसके कल्मिनेशन में राधानगरी डैम है। तीसरा जो काम उन्होंने किया था, खेती को लेकर अलग-अलग प्रयोग उन्होंने किए। उस समय कोल्हापुर के जो खेती है वो एक्चुअली वो उसके पहले अकालग्रस्त है, बंजर जमीन थी। वहाँ उन्होंने चाय एक की खेती की और एक अलग तरीके का ब्रांड, पन्हाड़ा टी ब्रांड डेवलप किया था जिसकी जो उस समय के संस्थानों को राजा दिरावर को भेजा जाता था। खेती में बहुत सारे प्रयोग किए। मधुमक्खी का पालन के लिए उनको काम करना था तो कलकत्ता को कुछ अफ़सरों को भेजा, जानकारी नहीं मिली तो विदेश से किताबें मँगवाई। तो मैं ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाऊँगा लेकिन खेती आधुनिक तरीके से कैसे की जा सकती है और खेती में उत्पादक ता कैसे बढ़ाई जा जा सकती है और किसान को फ़ायदा कैसे हो, इसके लिए बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए। तो सहकारिता संस्थाओं का कानून, इरिगेशन की एक पॉलिसी और आधुनिक खेती का एक दृष्टिकोण। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से भारत के अंदर जितने सारे जिले हैं, आज भी पर कैपिटा इनकम अगर हमने देख लिया, तो कोल्हापुर जिला जो है वो सबसे आगे है। वो वहाँ जिस तरीके का समृद्धि आई है, तो उसकी नींव इन्होंने डाली थी। इसको लेकर और भी बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं अभी रुकता हूँ। कृषि औद्योगिक मॉडल, इसकी जो चर्चा होती थी, एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट मॉडल, तो शाहू महाराज ने कृषि औद्योगिक का एक मॉडल बनाकर ये समृद्धि कोल्हापुर में लाई। तो मैं संक्षेप में बस इतना ही कहूँगा कि वो सामाजिक न्याय के प्रणेता थे। अवसर की समानता, मराठी में हम जिसको संधि की समानता कहते हैं, कि अवसर की समानता तो उनके पूरे पॉलिसी के नींव में मूल्य था। लेकिन अवसर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? अपॉर्च्युनिटीज कैसे बढ़ाई जा सकती है? समृद्धि आए और समृद्धि आने के साथ-साथ वो संधि की समानता भी हो, अवसर की समानता भी हो। इस तरीके का एक जो मॉडल था, इसलिए राजर्षि शाहू महाराज राजा होने के बावजूद एक जननायक के रूप में आज भी जाने जाते हैं और आज आज की तारीख में वो बहुत ही प्रस्तुत है उनका मॉडल। शिक्षा का निजीकरण इतनी गति से हो रहा है कि पूरे जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव है कि अगर छात्रों को शिक्षा देनी है तो हमें प्राइवेट अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पैसा देना चाहिए। तो और सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहू महाराज को आज याद किस लिए करना है? तो शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण को लेकर सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाने की जरूरत है कि सरकार शिक्षा का बजट बढ़ाए। शाहू महाराज ने 1902 में आरक्षण की नीति लागू की। आज जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं और खास करके वो सत्ता में है, आरक्षण विरोधी ताकतें, वो आरक्षण के अलग-अलग आंदोलन खड़े कर रही है।
सरकार पुरस्कृत आंदोलन खड़े कर रही है, जिनकी डिमांड आरक्षण की है, लेकिन जिसका असल मकसद तो आरक्षण को खत्म करना है। तो आरक्षण विरोधी शक्तियां इस तरीके से काम कर